हेलो फ्रेंड्स, द बुक कीपर आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं द ओवर थिंकिंग क्योर बुक के बारे में। क्या आपके साथ भी ऐसा होता है कि रात को सिर तकिए पर रखते ही दिमाग चलने लगता है? बीती हुई बातें, आने वाला कल, क्या होगा क्या नहीं होगा, और नींद गायब। आप अकेले नहीं हैं। आज की दुनिया में सबसे बड़ी बीमारी अगर कोई है तो वो है ओवर थिंकिंग। ये किताब द ओवर थिंकिंग क्योर हमें सिखाती है कि कैसे हमारी सोच ही हमारी सबसे बड़ी दुश्मन बन जाती है। कैसे हम छोटी छोटी बातों को इतना बड़ा बना लेते हैं कि मन बेचैन हो जाता है, दिल घबराने लगता है और जिंदगी रुक सी जाती है। लेकिन अच्छी खबर यह है कि ओवर थिंकिंग कोई बीमारी नहीं, एक आदत है और हर आदत बदली जा सकती है। ये किताब आपको बताएगी कैसे दिमाग को शांत किया जाए, कैसे बेकार की सोच से बाहर निकला जाए और कैसे वर्तमान में जीकर एक हल्की, सुकून भरी जिंदगी पाई जाए। अगर आप भी दिमाग की इस भाग दौड़ से आजादी चाहते हैं तो ये सफर आपके लिए है। सोचिए, आप शांति से बैठे हैं, सब कुछ ठीक है, लेकिन अचानक दिमाग में ख्याल आता है, अगर ऐसा हो गया तो। और बस यहीं से दिमाग की दौड़ शुरू हो जाती है। एक विचार, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और कुछ ही पलों में आपका मन शांति से निकलकर चिंता, डर और बेचैनी की भूल भुलैया में फंस जाता है। यही है ओवर थिंकिंग। ओवर थिंकिंग का मतलब ज्यादा सोचना नहीं, बल्कि बेकार और बार बार वही सोचना है। ऐसी सोच जो किसी समाधान तक नहीं ले जाती, सिर्फ थकान देती है। इस किताब के पहले अध्याय में लेखक सबसे पहले यही साफ करता है कि ओवर थिंकिंग कोई समझदारी नहीं, बल्कि दिमाग की एक गलत आदत है। हम अक्सर खुद से कहते हैं, मैं बहुत सोचता हूं, इसलिए मैं समझदार हूं। लेकिन सच्चाई ये है कि ज्यादा सोचने वाला दिमाग अक्सर कम फैसले ले पाता है। ओवर थिंकिंग हमें या तो अतीत में ले जाती है, जहां कुछ बदला नहीं जा सकता, या भविष्य में खींच ले जाती है, जो अभी आया ही नहीं, और इस चक्कर में वर्तमान पल पूरी तरह खो जाता है। लेखक कहता है कि ओवर थिंकिंग की सबसे खतरनाक बात यह है कि ये धीरे धीरे सामान्य लगने लगती है। हम इसे अपनी पहचान बना लेते हैं। हम कहते हैं, मैं ऐसा ही हूं, मेरा दिमाग बहुत चलता है। लेकिन सच यह है कि आप ऐसे पैदा नहीं हुए थे, आपने ये आदत सीखी है। जब आप बार बार किसी डर पर सोचते हैं तो दिमाग उसे खतरा मान लेता है। जब आप बार बार किसी गलती को दोहराते हैं तो दिमाग खुद को दोषी मानने लगता है, और यही सोच धीरे धीरे चिंता में बदल जाती है। चिंता आपकी ऊर्जा, आपका आत्मविश्वास और आपकी शांति सब कुछ चूस लेती है। ओवर थिंकिंग का एक बहुत बड़ा जाल है कंट्रोल का भ्रम। हमें लगता है कि अगर हम हर चीज के बारे में सोच लेंगे तो हम हर नतीजे को कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन लेखक साफ कहता है, जिंदगी को सोचकर कंट्रोल नहीं किया जा सकता। सोच सिर्फ आपको थका सकती है, तैयार नहीं। असल में ओवर थिंकिंग हमें एक्शन से दूर ले जाती है। हम सोचते रहते हैं लेकिन करते नहीं। हम परफेक्ट पल का इंतजार करते हैं, परफेक्ट प्लान बनाते हैं, परफेक्ट जवाब सोचते हैं, और इसी इंतजार में मौके निकल जाते हैं, जिंदगी आगे बढ़ जाती है। इस अध्याय में लेखक एक बहुत अहम बात समझाता है। हर विचार सच नहीं होता, लेकिन ओवर थिंकिंग करने वाला इंसान हर विचार को सच मान लेता है। अगर मैं फील हो गया तो, अगर लोग क्या कहेंगे, अगर मैंने गलत फैसला ले लिया तो, ये सब सिर्फ विचार हैं, भविष्य नहीं। लेकिन जब हम इन्हें बार बार दोहराते हैं तो दिमाग इन्हें वास्तविक खतरा मान लेता है। यहीं से डर पैदा होता है, यहीं से घबराहट जन्म लेती है। लेखक कहता है कि ओवर थिंकिंग दिमाग की सुरक्षा प्रणाली का ओवरडोज है। दिमाग आपको बचाना चाहता है, लेकिन ज्यादा बचाने की कोशिश में वही दिमाग आपको नुकसान पहुंचाने लगता है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि ओवर थिंकिंग कोई दुश्मन नहीं, बल्कि एक गलत ट्रेनिंग है। और अच्छी खबर यह है कि जो ट्रेनिंग सीखी गई है उसे बदला भी जा सकता है। आप अपने विचारों को पूरी तरह रोक नहीं सकते, लेकिन आप ये तय कर सकते हैं कि किस विचार पर रुकना है और किसे जाने देना है। लेखक ये भी समझाता है कि शांति का मतलब खाली दिमाग नहीं, शांति का मतलब है दिमाग पर आपका नियंत्रण। जब आप ये पहचानने लगते हैं कि ये सोच मेरी मदद नहीं कर रही, तभी बदलाव शुरू होता है। ओवर थिंकिंग से लड़ाई दिमाग से नहीं, जागरूकता से जीती जाती है। इस अध्याय के अंत में लेखक बहुत साफ शब्दों में कहता है, जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि ओवर थिंकिंग एक समस्या है, तब तक उसका समाधान संभव नहीं। लेकिन जिस दिन आपने खुद से कह दिया, मैं अपनी सोच का गुलाम नहीं हूं, उसी दिन से
आपकी आज़ादी की शुरुआत हो जाती है। और यहीं से शुरू होता है इस किताब का असली सफ़र, दिमाग को शांत करने का सफ़र, सोच से बाहर निकलकर जिंदगी को सच में जीने का सफ़र। अब जब आप ये समझ चुके हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है, तो अगला सवाल उठता है, ये शुरू क्यों होती है। लेखक इस अध्याय में साफ करता है कि ओवरथिंकिंग बाहर की दुनिया से नहीं, बल्कि हमारे अपने दिमाग से जन्म लेती है। ये दिमाग की एक ऑटोमेटिक प्रतिक्रिया है जो हमें खतरे से बचाने के लिए बनी है। लेकिन आज की दुनिया में वही सुरक्षा प्रणाली जरूरत से ज्यादा सक्रिय हो गई है, और यही ओवरथिंकिंग की जड़ है। लेखक कहता है कि हमारा दिमाग आज भी हमें उसी तरह बचाना चाहता है जैसे हजारों साल पहले बचाता था। तब खतरे असली होते थे, जंगली जानवर, भूख या दुश्मन। लेकिन आज खतरे ज्यादातर कल्पना के होते हैं। रिजल्ट क्या होगा, लोग क्या कहेंगे, भविष्य कैसा होगा, और दिमाग इन काल्पनिक खतरों को भी उतना ही असली मान लेता है। यहीं से ओवरथिंकिंग शुरू होती है। इस अध्याय में लेखक एक शब्द बार बार दोहराता है, ऑटोमेटिक थॉट्स, यानी ऐसे विचार जो बिना बुलाए अपने आप दिमाग में आ जाते हैं। आप उन्हें सोचने का फैसला नहीं करते, लेकिन फिर भी वे आ जाते हैं। और समस्या तब शुरू होती है जब हम इन विचारों पर रुक जाते हैं। लेखक समझाता है कि हर इंसान के दिमाग में नेगेटिव विचार आते हैं। फर्क सिर्फ इतना है कि कुछ लोग उन्हें जाने देते हैं और कुछ लोग उन्हें पकड़ लेते हैं। ओवरथिंकर वही होता है जो हर विचार को पकड़कर बैठ जाता है और उसे बार बार घुमाता है। लेखक एक उदाहरण देता है, मान लीजिए आपको किसी ने मैसेज का जवाब नहीं दिया। एक सामान्य इंसान सोचेगा शायद बिजी होगा, लेकिन ओवरथिंकर सोचेगा मैंने क्या गलत कहा, उसने मुझे इग्नोर किया, क्या वो नाराज है। और कुछ ही मिनटों में दिमाग दर्जनों कहानियां बना लेता है, जबकि सच्चाई सिर्फ इतनी हो सकती है कि सामने वाला फोन से दूर है। इस अध्याय में लेखक बताता है कि ओवरथिंकिंग की एक बड़ी वजह है अनिश्चितता को सहन न कर पाना। हमें हर चीज का जवाब अभी चाहिए। हमें ये नहीं पता चलना चाहिए कि आगे क्या होगा। हमें कंट्रोल चाहिए, और जब कंट्रोल नहीं मिलता तो दिमाग सोचने लगता है। लेकिन जितना ज्यादा हम सोचते हैं उतना ही ज्यादा भ्रम बढ़ता है। लेखक कहता है कि निश्चितता की तलाश ओवरथिंकिंग को और मजबूत बनाती है, क्योंकि जिंदगी कभी पूरी तरह निश्चित हो ही नहीं सकती। इस अध्याय का एक बहुत अहम हिस्सा है डर और ओवरथिंकिंग का रिश्ता। लेखक समझाता है कि डर ओवरथिंकिंग का दूसरा नाम है। डर असफलता का डर, अस्वीकार होने का डर, अकेले पड़ जाने का डर। और ये डर हमें बार बार सोचने पर मजबूर करता है ताकि हम खुद को बचा सकें। लेकिन दिमाग ये नहीं समझ पाता कि सोच से डर खत्म नहीं होता, बल्कि बढ़ता है। लेखक कहता है कि जितना ज्यादा आप डर पर सोचेंगे उतना ही दिमाग उसे बड़ा बना देगा। इस अध्याय में लेखक एक और भ्रम तोड़ता है कि ओवरथिंकिंग से समाधान निकलता है। वो कहता है कि समाधान शांति से निकलते हैं, घबराहट से नहीं। जब दिमाग शांत होता है तभी सही निर्णय आता है, लेकिन ओवरथिंकिंग दिमाग को कभी शांत होने ही नहीं देती। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि ओवरथिंकिंग अक्सर अकेलेपन में ज्यादा बढ़ती है। जब हम खाली होते हैं, जब हमारा दिमाग व्यस्त नहीं होता, तब विचार सबसे ज्यादा तेज दौड़ते हैं। इसलिए ओवरथिंकिंग को समझने का एक तरीका यह भी है कि आप देखें कि आप कब सबसे ज्यादा सोचते हैं। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग आपकी गलती नहीं है, यह आपके दिमाग की सीखी हुई प्रतिक्रिया है, और क्योंकि ये सीखी हुई है इसलिए बदली भी जा सकती है। इस अध्याय का सबसे बड़ा संदेश यह है कि आप अपने विचार नहीं हैं। विचार आते जाते रहते हैं, लेकिन आप वो नहीं हैं जो दिमाग कहता है। जब आप ये अंतर समझ लेते हैं तभी असली बदलाव शुरू होता है। लेखक कहता है कि विचार बादलों की तरह है, आते हैं, छा जाते हैं और चले जाते हैं। लेकिन ओवरथिंकर वही होता है जो हर बादल को तूफान समझ लेता है। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक को एक नई दृष्टि देता है। वो कहता है कि अगली बार जब कोई विचार आए तो उससे लड़ने की कोशिश मत करना, बस उसे पहचानो और खुद से कहो ये सिर्फ एक विचार है, सच्चाई नहीं। जैसे ही आप ये करना शुरू करते हैं वैसे ही ओवरथिंकिंग की पकड़ ढीली पड़ने लगती है। लेखक यहीं पर साफ करता है कि ओवरथिंकिंग को खत्म करने का पहला कदम है उसे पहचानना और उससे दूरी बनाना। जब आप ये समझ जाते हैं कि दिमाग हर समय सही नहीं होता, तभी आप दिमाग के मालिक बनते हैं, उसके गुलाम नहीं। और यही इस अध्याय की असली सीख है। अब तक आपने ये समझ लिया कि ओवरथिंकिंग क्या है और ये क्यों पैदा होती है। अब इस अध्याय में लेखक हमें सिखाता है कि ओवरथिंकिंग के चक्र को तोड़ा कैसे जाए, क्योंकि जब तक ये चक्र चलता रहता है तब तक दिमाग बार बार उसी जाल में फंसता रहता है। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग एक सर्कल की तरह होती है। एक विचार आता है, वो डर पैदा करता है, डर चिंता बनता है, चिंता और ज़्यादा विचारों को जन्म देती है और फिर वही चक्र दोबारा शुरू हो जाता है। इस अध्याय का मकसद इसी सर्कल को बीच में तोड़ना है।
लेखक सबसे पहले ये समझाता है कि ओवर थिंकिंग को रोकने के लिए विचारों से लड़ना सबसे बड़ी गलती है, क्योंकि जितना ज़्यादा आप किसी विचार को दबाने की कोशिश करते हैं उतना ही वो मजबूत होकर लौटता है। दिमाग को ये पसंद नहीं कि उसे रोका जाए, इसलिए लेखक कहता है कि पहला नियम ये है कि विचारों को आने से मत रोको, बल्कि उनके साथ अपना रिश्ता बदलो। इस अध्याय में लेखक एक बहुत ज़रूरी तकनीक सिखाता है जिसे वो कहता है ऑब्जर्वर मोड, यानी देखने वाला बनना। इसका मतलब ये है कि जब कोई नेगेटिव या डरावना विचार आए तो उसमें डूबने के बजाय खुद को उससे थोड़ा अलग कर लो। जैसे आप किसी फिल्म को देख रहे हों, आप फिल्म के किरदार नहीं होते, आप सिर्फ दर्शक होते हैं। उसी तरह विचारों को भी देखो, लेकिन उनमें घुसो मत। लेखक कहता है जैसे ही आप ये करना सीख लेते हैं वैसे ही विचारों की ताकत कम होने लगती है, क्योंकि ओवर थिंकिंग तभी मजबूत होती है जब आप हर विचार को अपना मान लेते हैं। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताता है कि दिमाग और आप एक ही नहीं हैं। दिमाग एक मशीन है जो लगातार सोच पैदा करता रहता है, लेकिन आप वो नहीं हैं जो दिमाग सोच रहा है। जब आप ये अंतर समझ लेते हैं तभी आप दिमाग को कंट्रोल करना शुरू करते हैं। लेखक एक उदाहरण देता है। मान लीजिए दिमाग कहता है तुम असफल हो जाओगे। अब अगर आप इस विचार को सच मान लेते हैं तो डर पैदा होगा, लेकिन अगर आप कहें यह सिर्फ दिमाग की एक संभावना है, सच्चाई नहीं, तो उसी पल उस विचार की पकड़ कमजोर पड़ जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि ओवर थिंकिंग ज़्यादातर भविष्य से जुड़ी होती है। हम उस चीज़ के बारे में सोचते हैं जो अभी हुई ही नहीं और शायद कभी होगी भी नहीं। लेखक कहता है कि भविष्य सिर्फ कल्पना है और कल्पना पर सोच करके वर्तमान की शांति को खराब करना सबसे बड़ा नुकसान है। इसलिए वो बार बार वर्तमान में लौटने की बात करता है। इस अध्याय में एक सरल लेकिन प्रभावी तरीका बताया गया है। जब भी दिमाग बहुत तेज चलने लगे तो खुद से 3 सवाल पूछो। मैं अभी कहाँ हूँ? मैं क्या देख रहा हूँ? मैं क्या सुन रहा हूँ? ये सवाल दिमाग को भविष्य से खींचकर वर्तमान में ले आते हैं, और जैसे ही आप वर्तमान में आते हैं ओवर थिंकिंग कमज़ोर पड़ जाती है। लेखक इस अध्याय में एक और सच्चाई बताता है कि ओवर थिंकिंग हमें थका देती है लेकिन समाधान नहीं देती। हम सोचते हैं कि सोचने से हम तैयार हो जाएंगे, लेकिन असल में सोच हमें और भ्रमित कर देती है। लेखक कहता है कि स्पष्टता सोच से नहीं आती, स्पष्टता एक्शन से आती है। इसलिए वो कहता है कि ओवर थिंकिंग का सबसे अच्छा इलाज है छोटा एक्शन। जैसे ही आप कुछ छोटा सा कदम उठाते हैं दिमाग की दौड़ अपने आप धीमी पड़ जाती है, क्योंकि दिमाग को काम मिल जाता है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि ओवर थिंकिंग और परफेक्शनिज्म गहरे जुड़े हुए हैं। हम हर चीज़ को परफेक्ट करना चाहते हैं, इसलिए बार बार सोचते हैं। लेकिन लेखक कहता है कि परफेक्ट कभी नहीं आता, एक्शन ही रास्ता दिखाता है। इस अध्याय का एक बहुत मजबूत संदेश ये है कि आप अपने विचारों को कंट्रोल करने की कोशिश मत करो, बल्कि अपने ध्यान को कंट्रोल करना सीखो। ध्यान जहाँ जाता है ऊर्जा वहीं जाती है। अगर आपका ध्यान बार बार डर पर जाएगा तो डर बढ़ेगा, अगर ध्यान वर्तमान पर जाएगा तो शांति आएगी। लेखक ये भी कहता है कि ओवर थिंकिंग को ख़त्म करने का मतलब ये नहीं कि दिमाग कभी नेगेटिव सोचेगा ही नहीं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप अब उन विचारों के पीछे नहीं भागेंगे। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक को एक नई आदत अपनाने को कहता है। वो कहता है कि जब भी दिमाग किसी बेकार सोच में फंसे तो खुद से कहो अभी नहीं, और अपना ध्यान किसी छोटे काम पर लगा दो। ये छोटी सी आदत धीरे धीरे दिमाग को नई ट्रेनिंग देती है और ओवर थिंकिंग का चक्र टूटने लगता है। लेखक यहीं पर यह अध्याय खत्म करता है, इस विचार के साथ कि शांति बाहर से नहीं आती। शांति तब आती है जब आप अपने दिमाग से दूरी बनाना सीख लेते हैं, और यही दूरी ओवर थिंकिंग को कमज़ोर कर देती है, और यहीं से असली बदलाव शुरू होता है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ओवर थिंकिंग क्या है, क्यों होती है और उसके चक्र को कैसे तोड़ा जा सकता है। अब इस अध्याय में लेखक हमें उस सबसे ताकतवर हथियार से मिलवाता है जो ओवर थिंकिंग को कमज़ोर करता है, और वो हथियार है वर्तमान में जीना। लेखक कहता है कि ओवर थिंकिंग हमेशा या तो अतीत में रहती है या भविष्य में। वर्तमान में ओवर थिंकिंग टिक ही नहीं पाती, क्योंकि वर्तमान में कोई कहानी नहीं होती, सिर्फ अनुभव होता है। लेकिन समस्या ये है कि हम शरीर से तो वर्तमान में होते हैं, पर दिमाग कहीं और भटक रहा होता है। यही कारण है कि शांति होते हुए भी हमें शांति महसूस नहीं होती। इस अध्याय में लेखक साफ करता है कि वर्तमान में रहना कोई आध्यात्मिक बात नहीं, बल्कि एक मानसिक कौशल है जिसे अभ्यास से सीखा जा सकता है। लेखक बताता है कि दिमाग का स्वभाव भटकना है, लेकिन हमारा काम है उसे बार बार वापस लाना। जैसे आप किसी बच्चे को रास्ता दिखाते हैं, वैसे ही दिमाग को वर्तमान में लाना पड़ता है। इस अध्याय में लेखक एक सरल लेकिन बहुत प्रभावी तकनीक बताता है जिसे वो ग्राउंडिंग कहता है। इसका मतलब है अपने शरीर और इंद्रियों के जरिए वर्तमान से जुड़ना। लेखक कहता है कि जब भी दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो अपने शरीर पर ध्यान दो।
अपने पैरों का ज़मीन से संपर्क महसूस करो, अपनी सांस की आवाज़ सुनो, अपने आसपास की चीज़ों को देखो। जैसे ही आप ऐसा करते हैं, दिमाग की गति अपने आप धीमी पड़ने लगती है, क्योंकि दिमाग एक साथ कल्पना और अनुभव दोनों नहीं कर सकता। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि हम अक्सर वर्तमान से इसलिए भागते हैं क्योंकि हमें वर्तमान असहज लगता है। हमें लगता है कि अगर हम सोचते रहेंगे तो किसी तरह खुद को बचा लेंगे, लेकिन सच ये है कि वर्तमान ही सबसे सुरक्षित जगह है, क्योंकि वहीं पर आप सच में मौजूद हैं। लेखक कहता है कि चिंता हमेशा उस जगह होती है जहां आप मौजूद नहीं होते। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताता है कि ओवरथिंकिंग की आदत को तोड़ने के लिए दिमाग को नया फोकस देना जरूरी है। अगर दिमाग खाली रहेगा तो वो अपने आप सोच बनाएगा। इसलिए लेखक सुझाव देता है कि अपने दिन में छोटे छोटे माइंडफुल मूवमेंट्स जोड़ो, जैसे खाना खाते समय सिर्फ खाने पर ध्यान देना, चलते समय सिर्फ चलने का अनुभव लेना, नहाते समय पानी की आवाज़ और स्पर्श को महसूस करना। ये छोटे अभ्यास दिमाग को वर्तमान में रहने की ट्रेनिंग देते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी स्पष्ट करता है कि वर्तमान में रहने का मतलब ये नहीं कि आप भविष्य की योजना न बनाएं, बल्कि इसका मतलब ये है कि आप योजना बनाकर उसमें उलझे नहीं रहें। योजना बनाओ और फिर वर्तमान में लौट आओ, क्योंकि जिंदगी अभी हो रही है। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग हमें जीवन से काट देती है। हम सब कुछ सोचते हैं लेकिन जीते कुछ भी नहीं। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि वर्तमान में रहना शुरू में मुश्किल लगता है, क्योंकि दिमाग पुरानी आदतों में वापस जाना चाहता है। लेकिन हर बार जब आप दिमाग को वापस लाते हैं, तब आप अपनी मानसिक ताकत को मजबूत करते हैं। लेखक इसे मानसिक मांसपेशी की तरह बताता है, जितना ज्यादा अभ्यास उतनी ज्यादा मजबूती। इस अध्याय का एक बहुत सुंदर विचार ये है कि शांति कोई चीज नहीं जिसे आपको पाना है। शांति वो अवस्था है जो पहले से मौजूद है, बस ओवरथिंकिंग उसे ढक देती है। जैसे बादल सूरज को ढक लेते हैं, लेकिन सूरज कहीं जाता नहीं, वैसे ही शांति भी कहीं नहीं जाती, बस विचारों के पीछे छिप जाती है। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि वर्तमान में रहकर आप अपने डर को कमजोर कर सकते हैं, क्योंकि डर हमेशा भविष्य की कहानी पर आधारित होता है। जब आप वर्तमान में होते हैं, तब आप देखते हैं कि अभी इस पल सब ठीक है, और यही एहसास दिमाग को सुरक्षित महसूस कराता है। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक को एक सीधी सी सलाह देता है। वो कहता है कि अगली बार जब दिमाग भागने लगे तो खुद से कहो, अभी और इसी पल में वापस आओ। ये छोटा सा शब्द अभी दिमाग को वर्तमान में खींच लाता है। लेखक यहीं पर यह अध्याय खत्म करता है, इस विचार के साथ कि ओवरथिंकिंग से बाहर निकलने का रास्ता कहीं दूर नहीं, बल्कि इसी पल में छुपा है। जब आप वर्तमान को पूरी तरह जीना सीख लेते हैं, तब दिमाग अपने आप शांत होने लगता है, और यही शांति ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी दुश्मन है। और यहीं से आपकी जिंदगी हल्की और सुकून भरी बननी शुरू होती है। अब तक आप ये जान चुके हैं कि ओवरथिंकिंग क्या है, क्यों होती है, कैसे उसका चक्र टूटता है और वर्तमान में रहना क्यों जरूरी है। अब इस अध्याय में लेखक हमें सिखाता है कि नकारात्मक सोच को कैसे चुनौती दी जाए, क्योंकि ओवरथिंकिंग की सबसे बड़ी ताकत होती है नेगेटिव थिंकिंग। लेखक कहता है कि दिमाग नेगेटिव बातें इसलिए नहीं सोचता क्योंकि वो बुरा है, बल्कि इसलिए सोचता है क्योंकि वो आपको बचाना चाहता है। लेकिन जब यही सुरक्षा प्रणाली ज़रूरत से ज़्यादा सक्रिय हो जाती है, तो हर सोच खतरे जैसी लगने लगती है। इस अध्याय में लेखक सबसे पहले ये समझाता है कि हर नेगेटिव विचार सच्चाई नहीं होता, लेकिन ओवरथिंकिंग करने वाला इंसान हर नेगेटिव विचार को सच मान लेता है, और यहीं से समस्या बढ़ती है। लेखक कहता है कि विचार सिर्फ एक मानसिक घटना है, वो भविष्य की भविष्यवाणी नहीं होता। इस अध्याय में लेखक एक बहुत प्रभावी तरीका बताता है, जिसे वो थॉट क्वेश्चनिंग कहता है। इसका मतलब है अपने विचारों से सवाल पूछना, जैसे ये सोच तथ्य है या कल्पना, क्या इसके पक्ष में कोई सबूत है, क्या इसके खिलाफ भी कोई सबूत हो सकता है, अगर सबसे बुरा हुआ भी तो क्या मैं उससे निपट सकता हूं। जब आप अपने विचारों से सवाल पूछते हैं तो उनका डर अपने आप कम होने लगता है, क्योंकि डर तभी ताकतवर होता है जब उसे बिना सवाल स्वीकार कर लिया जाए। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि दिमाग अक्सर चीज़ों को बढ़ा चढ़ाकर सोचता है, जिसे वो कैटास्ट्रोफाइजिंग कहता है। छोटी सी बात को बहुत बड़ी समस्या बना देना, जैसे एक गलती को पूरी जिंदगी की असफलता मान लेना। लेखक कहता है कि जब भी दिमाग किसी बात को बहुत बड़ा बना दे तो खुद से कहो, क्या ये सच में इतना बड़ा है या मैं इसे बड़ा बना रहा हूँ। ये सवाल दिमाग को वास्तविकता की ओर वापस लाता है। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि नेगेटिव सोच अक्सर पुरानी आदतों से आती है। बचपन के अनुभव, पुराने डर या बार बार सुनी गई बातें धीरे धीरे हमारे सोचने के तरीके को बना देती हैं।
लेकिन लेखक साफ करता है कि पुरानी सोच नई सच्चाई नहीं बन जाती। आप आज अलग हैं, परिस्थितियां अलग हैं, इसलिए सोच को भी अपडेट करना जरूरी है। इस अध्याय में लेखक एक और जरूरी तकनीक बताता है, विचारों को लेबल करना। इसका मतलब है जैसे ही कोई नेगेटिव विचार आए उसे नाम दे दो। जैसे ये डर है, ये कल्पना है, ये पुरानी आदत है। जैसे ही आप ऐसा करते हैं आप उस विचार से थोड़ा दूर हो जाते हैं और दूरी ही ओवरथिंकिंग को कमजोर करती है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि खुद से कठोर बातें करना ओवरथिंकिंग को और मजबूत करता है। जब आप खुद को बार बार कहते हैं तुम कुछ नहीं कर पाओगे, तुम हमेशा गलत करते हो, तो दिमाग उसे सच मानने लगता है। इसलिए लेखक आत्मकरुणा यानी सेल्फ कंपैशन पर जोर देता है। वो कहता है कि खुद से वैसे ही बात करो जैसे आप किसी अच्छे दोस्त से करते हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि हर स्थिति का सिर्फ एक मतलब नहीं होता, लेकिन ओवरथिंकिंग हमें सिर्फ नेगेटिव मतलब ही दिखाती है। इसलिए लेखक कहता है कि हर नेगेटिव सोच के साथ एक न्यूट्रल या पॉजिटिव संभावना भी खोजो। इससे दिमाग का नजरिया धीरे धीरे बदलने लगता है। इस अध्याय का एक बहुत महत्वपूर्ण संदेश ये है कि आप अपने विचारों को चुन सकते हैं। हर विचार पर विश्वास करना जरूरी नहीं। जब आप ये समझ जाते हैं तब आप ओवरथिंकिंग की जड़ पर वार करते हैं। लेखक कहता है कि दिमाग एक रेडियो की तरह है, कई चैनल चलते रहते हैं। अब ये आपके ऊपर है कि आप किस चैनल को सुनना चाहते हैं। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक को एक सरल अभ्यास देता है। वो कहता है कि दिन के अंत में उन विचारों को लिखो जिन्होंने आपको परेशान किया, और फिर उनके सामने ये लिखो कि क्या ये सच था या सिर्फ एक डर। ये अभ्यास दिमाग को धीरे धीरे सिखाता है कि हर सोच भरोसे के लायक नहीं होती। लेखक इसी विचार के साथ अध्याय खत्म करता है कि जब आप अपने विचारों से सवाल पूछना सीख लेते हैं तब ओवरथिंकिंग की दीवारें अपने आप गिरने लगती हैं और दिमाग हल्का महसूस करने लगता है। और यही हल्कापन मानसिक आज़ादी की असली पहचान है। अब तक आप ये समझ चुके हैं कि ओवरथिंकिंग को पहचानना ज़रूरी है, उसे समझना ज़रूरी है और नकारात्मक सोच को चुनौती देना भी ज़रूरी है। लेकिन इस अध्याय में लेखक एक बहुत व्यावहारिक बात पर ध्यान देता है और वो है एक्शन। क्योंकि ओवरथिंकिंग सबसे ज़्यादा तब बढ़ती है जब हम कुछ करते नहीं, सिर्फ सोचते रहते हैं। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग और एक्शन के बीच उल्टा रिश्ता होता है। जितना ज़्यादा सोच उतना कम एक्शन, और जितना ज़्यादा एक्शन उतनी कम सोच। इस अध्याय में लेखक साफ करता है कि ओवरथिंकिंग का सबसे तेज इलाज है तुरंत कोई छोटा कदम उठाना। क्योंकि जैसे ही आप एक्शन लेते हैं दिमाग को नया काम मिल जाता है और वो सोच के चक्र से बाहर आने लगता है। लेखक समझाता है कि दिमाग को हमेशा किसी न किसी गतिविधि की ज़रूरत होती है। अगर आप उसे खाली छोड़ देंगे तो वो अपने आप चिंता और डर से भरी कहानियां बनाने लगेगा। इस अध्याय में लेखक माइक्रो एक्शन की बात करता है, यानी बहुत छोटे छोटे कदम, जैसे एक फ़ोन कॉल करना, एक पेज लिखना, एक ईमेल भेजना, एक छोटी सी वॉक पर जाना। ये छोटे कदम ओवरथिंकिंग की दीवार में दरार डाल देते हैं। लेखक कहता है कि ओवरथिंकिंग हमें ये झूठ सिखाती है कि पहले पूरी तैयारी ज़रूरी है, लेकिन सच ये है कि तैयारी एक्शन से ही आती है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि लोग अक्सर असफलता के डर से एक्शन नहीं लेते और यही डर ओवरथिंकिंग को जन्म देता है। लेकिन लेखक कहता है कि असफलता सोच से नहीं आती, असफलता एक्शन से आती है, और वही असफलता आपको सीख भी देती है। इस अध्याय में लेखक परफेक्शनिज्म को भी चुनौती देता है। वो कहता है कि परफेक्ट करने की कोशिश ओवरथिंकिंग को और बढ़ाती है। इसलिए वो कहता है कि परफेक्ट नहीं, प्रोग्रेस को चुनो। जब आप प्रोग्रेस पर ध्यान देते हैं तब दिमाग शांत होने लगता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि आप आगे बढ़ रहे हैं। इस अध्याय में लेखक ये भी समझाता है कि एक्शन लेने से आत्मविश्वास पैदा होता है। आत्मविश्वास सोच से नहीं आता, आत्मविश्वास तब आता है जब आप खुद को चलते हुए देखते हैं। इसलिए वो कहता है कि इंतजार मत करो, शुरू करो, चाहे डर के साथ ही क्यों ना हो। इस अध्याय में लेखक एक और महत्वपूर्ण बात बताता है कि ओवरथिंकिंग अक्सर भविष्य के नतीजों पर टिकी होती है, लेकिन एक्शन हमेशा वर्तमान में होता है। जैसे ही आप एक्शन लेते हैं आप अपने आप वर्तमान में आ जाते हैं, और यही ओवरथिंकिंग की कमजोरी है। इस अध्याय में लेखक ये भी कहता है कि हर एक्शन बड़ा नहीं होना चाहिए। कभी कभी सिर्फ उठकर पानी पी लेना भी दिमाग की दिशा बदल सकता है। इसलिए वो कहता है कि जब भी दिमाग बहुत ज्यादा सोचने लगे तो अपने शरीर को हिलाओ, क्योंकि शरीर की हलचल दिमाग की हलचल को तोड़ देती है। इस अध्याय में लेखक ये भी बताता है कि आदतें ओवरथिंकिंग को या तो मजबूत करती हैं या कमजोर। इसलिए वो सलाह देता है कि ऐसी आदतें बनाओ जो आपको एक्शन में रखें, जैसे सुबह जल्दी उठना, लिखना, एक्सरसाइज करना या दिन की शुरुआत किसी छोटे काम से करना। ये आदतें दिमाग को स्पष्टता देती हैं।
इस अध्याय का एक बहुत मजबूत संदेश ये है कि आप तब तक तैयार नहीं महसूस करेंगे जब तक आप शुरू नहीं करेंगे, और यही ओवर थिंकिंग का सबसे बड़ा जाल है। लेखक कहता है कि तैयार महसूस करने का इंतजार मत करो, एक्शन लो और तैयारी अपने आप आ जाएगी। इस अध्याय के अंत में लेखक पाठक से सीधे बात करता है। वो कहता है कि अगली बार जब दिमाग कहे अभी सोच लेते हैं, तो खुद से कहो नहीं, अभी करते हैं। यही एक वाक्य ओवर थिंकिंग और आज़ादी के बीच का फर्क बना सकता है। लेखक इसी विचार के साथ अध्याय खत्म करता है कि एक्शन ओवर थिंकिंग का दुश्मन नहीं बल्कि उसका इलाज है, और जिस दिन आप सोचना कम करके करना शुरू कर देते हैं, उसी दिन से दिमाग हल्का और जिंदगी आसान लगने लगती है। और यही इस अध्याय की असली सीख है। तो अब सवाल ये नहीं कि ओवर थिंकिंग क्या है, सवाल ये है कि क्या आप इसे कंट्रोल करना चाहते हैं। क्योंकि ओवर थिंकिंग आपकी पहचान नहीं है, ये सिर्फ दिमाग की एक आदत है, और हर आदत बदली जा सकती है। इस किताब ने हमें यही सिखाया कि शांति बाहर नहीं बल्कि हमारे अंदर होती है, बस हम अपनी ही सोच के शोर में उसे सुन नहीं पाते। जब आप अपने विचारों को पहचानना सीख लेते हैं, जब आप वर्तमान में लौटना सीख लेते हैं, जब आप नकारात्मक सोच से सवाल करना और छोटा एक्शन लेना शुरू कर देते हैं, तभी दिमाग हल्का होने लगता है। याद रखिए, आप अपने विचार नहीं हैं, आप वो हैं जो विचारों को देख सकता है। इसलिए अगली बार जब दिमाग बेकार की कहानियां बनाए, तो बस मुस्कुराइए और खुद से कहिए अभी नहीं, क्योंकि जिंदगी इसी पल में है। अगर ये सारांश आपको मददगार लगा हो तो इसे अपने जीवन में जरूर अपनाइए, और अगर आप चाहते हैं एक शांत, स्पष्ट और सुकून भरी जिंदगी, तो सबसे पहला कदम आज ही उठाइए, क्योंकि ओवर थिंकिंग से आज़ादी किसी और दिन नहीं बल्कि इसी पल से शुरू होती है।